जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा वाला पर। मैं आज आपके लिए लेके आया एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापार करने आई, उसने किस प्रकार भारत में सत्ता स्थापित की उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय उपमहाद्वीप। ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय उपमहाद्वीप। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और क्षेत्रीय शक्तियां उभरी और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेज एक नई ताकत बनकर उभरे, पहले व्यापारी फिर शासक। ठीक है, 1707 ईस्वी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक इतना योग्य नहीं था या उसका कोई उत्तराधिकारी इतना योग्य नहीं था कि पूरे भारत कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो धीरे धीरे शक्तियां, क्षेत्रीय शक्तियां उभरने अपने आप उभरने लगी और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज एक नई ताकत के रूप में उभरे। पहले व्यापार करने आए थे, फिर उन्होंने यहीं पर सत्ता जमा ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी के बारे में। व्यापार से साम्राज्य तक ये वो फरमान है जो कंपनी को मिला था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था कि अब आप जाइए और पूर्व में व्यापार कीजिए, आपको एक अधिकार दिया जाता है पूरे व्यापार करने के लिए। ठीक है, 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है, इंग्लैंड में स्थापना होती है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर या आदेश प्राप्त करके वो पूर्व में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और 1656 ईस्वी में बंगाल में पहली फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, हुगली नदी के किनारे बंगाल में व्यापारिक गतिविधियां शुरू होती हैं, अपनी पहली फैक्ट्री शुरू करते हैं और व्यापार करना शुरू करते हैं। ठीक है, बंगाल से शुरुआत होती है व्यापार की। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला को हराकर राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करती है। ठीक है, बंगाल के नवाब थे, सिराजुद्दौला को हराकर राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करती है। ठीक है, और 1765 ईस्वी में दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लेते। ठीक है, ये कंपनी प्राप्त के बारे में अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार हुआ। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा या यूरोपीय कंपनी भारतीय बाजार। ठीक है, यूरोपीय प्रतिस्पर्धा और भारतीय बाजार। ठीक है, कि जो यूरोप से अंग्रेज नहीं आए सिर्फ, और भी आए थे। ठीक है, वो क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए, उनका आकर्षण था व्यापार के लिए। और व्यापार में कुछ प्रमुख चीजें थी, इसमें सूती कपड़े, बारीक सूती और रेशमी कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और मसाले, दालचीनी मसाला था। ठीक है, यूरोप में इन वस्तुओं की बहुत मांग थी। ठीक है, यानी यहाँ से ये सस्ते में खरीदते थे और यूरोप में ले जाकर महंगाई में बेचते थे और ये मुनाफा प्राप्त करे 10 से 15 गुना। ठीक है, प्रमुख शक्तियां, जो प्रमुख कंपनियां, प्रमुख शक्तियां जो यूरोप से भारत आई। ठीक है, जिसमें प्रमुख थे पुर्तगाली, जो गोवा में स्थापित हुए। और हम जानते हैं कि भारत, आपने सुना भी होगा वास्को डी गामा, कि भारत के व्यापारिक मार्ग या भारत के जलीय मार्ग की खोज की थी। यूरोप से भारत आने के जो जलीय मार्ग उसकी खोज की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा, इसका नाम था वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था, जिसने भारतीय मार्ग की खोज की थी, जो अफ्रीका से कैप ऑफ गुड होप से होते हुए आया था। ठीक है, उसके बाद डच व्यापारी आए थे। डच आए थे नीदरलैंड से। नीदरलैंड एक देश है, वहां से आए थे। पुर्तगाल एक देश है। फ्रांसीसी आए थे, फ्रांस से आए थे। ठीक है, और अंग्रेज आपको पता है इंग्लैंड से आए थे, जो पुनः पूरे भारत पर कब्जे किया। ठीक है, बाजार पर कब्जे की ओर में युद्ध भी हुए थे। ठीक है, इनके मध्य आपस में युद्ध भी हुए थे, जिसे हम बढ़ते भी हैं। वाणिज्यिक कंपनी, ये पहले आए थे जब वाणिज्यिक कंपनियों के रूप में आए थे। वाणिज्यिक कंपनी क्या होती है? अब देखिए, ऐसी कंपनियां जो सामान को यहाँ से कम दाम में खरीदती हैं और दूसरे स्थान पर ज्यादा दाम में बेचती है और मुनाफा प्राप्त करती है। ठीक है, ऐसा व्यवसायिक उद्यम जो चीजें सस्ती कीमत पर खरीद कर ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाता है। ठीक है, वाणिज्यिक कंपनियां या वाणिज्यिक उद्यम। अब देखो, बंगाल में कंपनी की शुरुआत, जो कंपनी है वो बंगाल में किस प्रकार स्थापित हुई, आई तो कैसे आई, इसके बारे में। ठीक है, बंगाल में कंपनी का प्रवेश 1600
51 ईस्वी में हुगली नदी में पहली फैक्ट्री स्थापित करती है। हुगली नदी के तट पर बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थापित करती है 1651 ईस्वी में। और 1696 ईस्वी में किलेबंदी शुरू करती है। धीरे धीरे आसपास बड़े किला बना करती है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था करती है, ठीक है। और बंगाल में 1698 ईस्वी में 3 गांव खरीदती है, ठीक है। 3 गांव खरीदती है, 3 गांव की जमींदारी खरीदती है, वहां से राजस्व वगैरह प्राप्त कर। पहला गांव तो यही है, ये काली कटा लिखा हुआ, ठीक है। पहला गांव था कलकत्ता। एक और गांव था गोविंदपुरा, सिद्धपुरा, ठीक है। 3 गांव खरीदती है और वहां से वो पार्सल करती है। और 1700 ईस्वी में औरंगजेब से शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान प्राप्त करती है। शुल्क मुक्त का फरमान मतलब ऐसे कि बंगाल में उनको व्यापार करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स या राजस्व नहीं देना पड़ेगा, शुल्क नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। वो फ्री व्यापार करेगी, ठीक है। जिससे फिर नुकसान होता है, युद्ध होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नुकसान होता है नवाबों को, ठीक है। अब देखो, कंपनी लगातार रियायत मतलब उन्होंने फरमान प्राप्त कर लेगी, अब वो आप व्यापार के बदले में उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, फ्री व्यापार करेंगे, ठीक है। हासिल करती रही, जिससे निजी व्यापारी ने शुल्क देने से इनकार कर दिया। कंपनी के व्यापारी थे वो शुल्क नहीं दे रहे थे, और निजी व्यापारी शुल्क उन्होंने निजी व्यापारी थे अपने क्षेत्र के, उन्होंने भी शुल्क देने से मना कर दिया कि कंपनी नहीं दे रही, हम भी नहीं दे रहे। और वो कंपनी का फरमान दिखा के हम भी कंपनी के आदमी हैं, हम आपको शुल्क नहीं देंगे, जिससे नवाब को घाटा हुआ, राजस्व में घाटा हुआ और नवाब को गुस्सा आया, कंपनी के साथ टकराव किया, ठीक है, यानी युद्ध लड़ा, ठीक है। ये है रॉबर्ट क्लाइव, उस समय कंपनी उस समय थे मुखिया थे, ठीक है, शासन मान लो। प्लासी का निर्णायक युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, ठीक। अब प्लासी का निर्णायक युद्ध जो 1757 में हुआ, यही वो युद्ध था जिसे अंग्रेज जीते और उसके बाद अंग्रेजों की भारत में राजनीतिक नींव पड़ी, ठीक है, जिससे राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई या फिर धीरे धीरे राजनीति में पहला रूप लिया, ठीक है। प्लासी का निर्णायक युद्ध 1757, ठीक है। युद्ध के प्रमुख कारण तो एक तो वही हो गया कि उनको फरमान मिल गया शुल्क दिए बिना व्यापार करने का, ठीक है, जिससे राजस्व में घाटा हुआ। तो फिर वही कंपनी की किलेबंदी, ठीक है। कंपनी ने हुगली नदी के आसपास किला बनाना शुरू की, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है, कलकत्ता में किला वगैरह बनाना शुरू किया। और राजनीतिक हस्तक्षेप वो बंगाल पर ऐसा कर मतलब बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करते थे कि बंगाल का नवाब ऐसा होना चाहिए जो उनकी बातें माने, उनके लिए कठपुतली शासक हो, जो कंपनी कहे या कंपनी के कोई अधिकारी कहे उसी के अनुसार चले, ठीक है, कंपनी के अनुसार चलने वाला हो। राजस्व में कमी, राजस्व को मैं बताया पहले। कलकत्ता पर नवाब का कब्जा, ठीक है। तो नवाब इनकी राजनीतिक हस्तक्षेप से परेशान हो गया बहुत ज्यादा। तो नवाब ने जो नवाब का नाम था सिराजुद्दौला कंपनी में हमला करते, ठीक है। कंपनी की एक थी कासिमपुर बाजार में बनता है, कासिमपुर बाजार, ठीक है। कासिमपुर बाजार में कंपनी की शाखा थी जो वहाँ व्यापार करती थी और वहाँ के अधिकारी थे, वो यहाँ पर हमला करती है, इसको कब्जे में ले लेती है और इसके अधिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। जिससे फिर रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी के बीच में प्लासी का युद्ध होता है और मीर जाफर उसमें गद्दारी कर देता है। तो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, सेनापति, ये नवाब का सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति था, ठीक है। दूसरे सेनापति उसमें से एक सेनापति था, ये अपनी सेना को भेजता ही नहीं है प्लासी के युद्ध में, जिससे नवाब की सेना कमजोर पड़ती है और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी जीत जाती है और भारत पर अंग्रेजों की सत्ता की नींव पड़ती है, ठीक है। ये गद्दारी कर देता है सिराजुद्दौला के साथ, और ये गद्दारी इसलिए करता है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज इसको मना लेते हैं कि अब हमारे साथ आ जाइए, हम आपको शासक बनाएंगे, ठीक है। ये लालच नाटक के साथ होता है और ये गद्दारी कर देता है नवाब के साथ। नवाब का नाम था सिराजुद्दौला, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब, ठीक है। बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, इसके बाद जो भी आए थे वो अंग्रेजों में गुलाम आए थे, ठीक है। अंग्रेज इसके बाद इसी को बनाते हैं, मीर जाफर को नवाब बनाते हैं और ये कठपुतली नवाब था, ठीक है। इसके बाद मीर कासिम आता है। अब देखो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में कहा था कि अब हमें ही नवाब बनना पड़ेगा, ठीक है। प्लस के जीत गए, अब हम ही नवाब बनेंगे। इसका ये रॉबर्ट क्लाइव से मानता है, जानता है। पलासी जो नाम है कहां से बना? पलासी से बना है जहां पलास के लाल फूल खिलते हैं और जिनसे होली का गुलाल बनाया जाता है, ठीक है। लाल फूल से गुलाल बनाया जाता है। अब देखो दिवाली से साम्राज्य तक, कंपनी दिवाली से साम्राज्य तक कैसे पहुंची, ठीक है।
1765 ईस्वी में कंपनी को अंग्रेज मतलब मुगल दरबार से दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया कि अब आप बंगाल के अब आप दीवान हो, आप ही राजस्व वगैरह प्राप्त करोगे बंगाल में, आप ही का अधिकार वगैरह राजस्व में, ठीक है। मुगल सम्राट से कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया और राजस्व का संपूर्ण अधिकार मिला, ठीक है। इससे कंपनी को क्या आर्थिक लाभ, इससे कंपनी को यह आर्थिक लाभ हुआ कि अब कंपनी को जो अंग्रेज जो ब्रिटेन से सोना लाते थे व्यापार करने के लिए, अब वो ब्रिटेन से व्यापार से सोना लाना बंद करे ब्रिटेन से, ठीक है। अब वो यहाँ से जो राजस्व प्राप्त था इसी से व्यापार करते थे और इसी से अपनी सेना बनाते थे और इसी से अपने भवन कार्य निर्माण कार्य जो भी अपना उपयोग थे इसी से करते, ठीक है। ब्रिटेन से सोने की निकासी बंद है, ब्रिटेन से सोना आना बंद हो गया। भारतीय राजस्व से व्यापार करना शुरू कर दिया और राजस्व से सेना बनाई अपनी और निर्माण कार्य जो भी इनके भवन वगैरह बनाए वो इसी से खर्च से निकल, ठीक है। कठपुतली नवाब मीर जाफर, मैंने आपको बोला कि मीर जाफर के साथ, ठीक है। कठपुतली नवाब बन गए मीर जाफर और इनके कहने अनुसार नवाब काम कर रहे थे, मीर जाफर हो गया, मीर कासिम हो गया, ठीक है। और एक लाइन और, जब ठीक है कंपनी के अफसर नवाब बन गए, ठीक है। और जब ये रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड लौटा तो उस समय ये 4,01,102 पाउंड रुपए की संपत्ति लेकर वापस लौटा, ठीक है। उस समय ये बहुत ज्यादा थी, इसे लोग वहां पर नवाब कहने लगे, ठीक है। अब देखो दक्षिण में कंपनी का प्रतिरोध, तो सबसे ताकतवर कंपनी प्रतिरोध कहते हैं कंपनी का विरोध किया था तो वो हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने किया था। ये मैसूर के शासक थे, ठीक है। मैसूर, वर्तमान चेन्नई, मैसूर के शासक थे, ठीक है। टीपू सुल्तान का संघर्ष लगभग 1782 से लेकर 1799 तक, ये 1700 लगभग 4 बार इनके मध्य युद्ध हुए, ठीक है, ठीक है। इस युद्ध के प्रमुख कारण थे, कारण ये था कि मालाबार तट पर नियंत्रण, टीपू सुल्तान ने मालाबार तट पर, जो मालाबार तट है केरल के तट के आसपास, वहां पर नियंत्रण के लिए था। यहाँ पर जो कंपनी का व्यापार होता था इसको पूर्णतः इसने बंद कर दिया, ठीक है। कंपनी के साथ जो इलायची काली मिर्च का व्यापार होता था बहुत आयात में, इसको टीपू सुल्तान ने बंद कर दिया क्योंकि टीपू सुल्तान की संबंध थे फ्रांसीसी के साथ, फ्रांसीसी के साथ टीपू सुल्तान के संबंध थे और इनके साथ मिलकर टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया था, अपनी सेना को हथियार वगैरह चलाना सिखाए थे, बंदूक वगैरह चलाने सिखाए थे और नावी सेना बनाई थी, समुद्र में घूमने वाली सेना, ठीक है। और कंपनी के साथ 4 युद्ध लड़े। लास्ट युद्ध लड़ा श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम का युद्ध लड़ा जिसमें टीपू सुल्तान की वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मराठा, निजाम और कंपनी की तीनों की संयुक्त सेना थी जिसमें मराठे भी शामिल थे, ठीक है। संयुक्त सेना ने मैसूर को हरा दिया, मैसूर को हरा के इनको हराकर इनके बाद जो पुराना राजवंश था मैसूर में मौर्य राजवंश, उसको सहायक संधि उसको मतलब राज्य सौंप दिया और उसके ऊपर सहायक संधि थोप दी गई, ठीक है। कि अब अंग्रेज अंडर में अंग्रेजों को सहायक संधि मतलब जो ऐसे कि यहाँ पर आप सेना वगैरह रख सकते हो लेकिन आपको अंग्रेजों को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अंग्रेज आपकी सुरक्षा करेंगे, अंग्रेज आप पर कोई हमला नहीं करेंगे, अंग्रेज आप पर हमला नहीं करेंगे, आपकी सुरक्षा देखेंगे, हमला अंग्रेज देखेंगे लेकिन इसके बदले में आपको अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। शेर मैसूर, ठीक है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कहानियों में कि जब टीपू सुल्तान जंगल में शिकार करने गए थे तो एक इनका सामने एक शेर हो गया, उनके पास कोई हथियार नहीं था, इन्होंने बिना हथियार के उस शेर को क्लास कर दिया, ठीक है। ये एक फोटो दिखाई दे रहा है, ये जो फोटो है ये टीपू सुल्तान से संबंधित है, ठीक है। इसमें एक शेर अंग्रेज को खा रहा है। ये जो ऐसी आकृति है लोहे की बनी हुई है वो इंग्लैंड के म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, आप जाकर देख सकते हैं आराम से। अब देखो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, यहाँ अंग्रेजों की विस्तार नीति, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ेंगे सहायक संधियां, विलय नीति वगैरह, ठीक है। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति ने अंग्रेजों ने धीरे धीरे लालच आने लगा, क्षेत्र में विस्तार करने, अपने साम्राज्य का विस्तार करने, ठीक है। तो सहायक संधि में सहायक संधि ऐसे मतलब जैसे रियासतों को सुरक्षा के बदले सेना रखने और पैसे देने के लिए बाध्य करना, अवध और हैदराबाद के इलाके इन्होंने छीन लिए इस नीति के तहत, ठीक है। सहायक संधि ऐसे मतलब कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको इसके बदले हमें पैसे देने पड़ेंगे, आप सेना रख सकते हैं लेकिन हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको हमला नहीं करेंगे, आप हमें पैसे देंगे, ठीक है। इसके बदले में जिन्होंने इनका विरोध किया हैदराबाद और अवध के इलाके छीन लिए, ठीक है। अवध के कंवर
कंवर थे, हैदराबाद की रानी चेन्नम्मा वगैरह, इनको इन्होंने युद्ध करके पराजित करके छीन ली, ठीक है, इन्होंने प्रतिरोध किया, ठीक है। सर्वोच्चता की नीति, ठीक है, अंग्रेज या लॉर्ड हेस्टिंग, जो लॉर्ड हेस्टिंग 1700, ये मानते थे कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो अंग्रेज है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग ने दावा किया कि कंपनी की सत्ता सर्वोच्च सत्ता है। रानी चेन्नम्मा और रायना कंटूर के प्रतिरोध किया, ठीक है, रानी चेन्नम्मा ने और रायना ने कंटूर ने प्रतिरोध किया, विरोध किया कंपनी का, ठीक है, लेकिन उन्होंने इनको पराजित कर दिया। विलय नीति, विलय नीति जो लॉजिक है, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध है, विलय नीति इसके प्रश्न कर रहे, ठीक है। विलय नीति ऐसे थी कि अगर किसी राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य कंपनी हड़प लेगी, ठीक है, कंपनी छीन लेगी, ठीक है, वो राज्य कंपनी में आ जाएगा, ठीक है। डलहौजी 1848 से 1819 ने बिना उत्तराधिकारी वाली रियासतें हड़पी, जिनमें सितारा, नागपुर, झांसी और अवध का अधिग्रहण शामिल, ठीक है। झांसी अपन पढ़ते हैं, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई की सिटी, ठीक है। 1856 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी प्रत्यक्ष रूप से शासन था, ठीक है। ये लाइन याद रखना, किताब से जाइए, सारी चीजें किताब से ली गई है। ये सब जो भी सोर्स है वो एनसीईआरटी किताब हमारा अतीत भारतीय का अध्याय 2 है, ठीक है। नई शासन व्यवस्था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने मतलब नई शासन व्यवस्था स्थापित की, ठीक है, कि न्यायालय की व्यवस्था की वॉरेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में नई अदालतें हर जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की और 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। प्रशासनिक ढांचा 3 प्रेसिडेंसी नियुक्त की, मद्रास, बंगाल, मद्रास, बंबई, ठीक है। इनका जो मुख्य अधिकारी होगा प्रेसिडेंसी का, वो होगा कलेक्टर, ठीक है, मुख्य अधिकारी कलेक्टर होगा। नई कलेक्ट्रेट नई सत्ता का केंद्र बन गया, ठीक है, कलेक्टर की अधिकारी मुख्य अधिकारी हुआ। और सैन्य शक्तियां, मतलब सेना ने नई सेना गठन किया और सेना भर्ती किया, जो नए लोगों को सेना भर्ती किया और जो पेशेवर युद्ध करने वाले लड़ाके हैं उनको भी शामिल किया, ठीक है। पेशेवर सिपाही सेना का गठन किया। मस्केट और मैच लॉक से लैस पैदल सेना सेना कर किया और यूरोपीय प्रशिक्षण और अनुशासन दिया सेना को, ठीक है। आप देखते हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी एक परिवर्तन किस प्रकार है इसके बारे में पढ़ते हैं। एक परिवर्तन तो 1600 ईस्वी में, मैंने पहले बताया 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापित हुई और छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरुआत हुई, व्यापारिक शुरुआत हुई। छोटी कंपनी के रूप में भारत में आगमन होता है और उसका व्यापार शुरू करती है। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध बाद इनकी राजनीतिक शुरुआत होती है। प्लासी के युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता बढ़ती है और 1757 तक विशाल साम्राज्य गणित में पूरे भारत पर लगभग नियंत्रण कर लेती हैं और 1857 ईस्वी में ही भारत का महान विद्रोह होता है, ठीक है। भारत तकनीकी से यात्रा समय 6 माह से घटकर 3 सप्ताह हो गया और अधिक अंग्रेज और उनके परिवार भारत आने लगे और एक व्यापारिक कंपनी औपनिवेशिक शक्ति मंजूरी थी। एक व्यापार करने कंपनी आई थी और अपना उपनिवेश बना लिया, अपने शासन करना ठीक शुरू कर लिया, ठीक है। और भाप इंजन की तकनीकी से उन्होंने जो यूरोप से इंग्लैंड से भारत आने में जो उनको 6 से 8 माह का समय लगता था, अब वो सिर्फ 3 सप्ताह लगने लगा, जिसके कारण बहुत से अंग्रेज लोग भारत आने लगे और यहीं अपने रहने लगे। और 1758 ईस्वी का महान विद्रोह इसी शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध की प्रकाष्ठा हुई थी। धन्यवाद, यहीं पर अब क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।